जय हिंद दोस्तों। आज सॉल्व करेंगे यूपी लेखपाल मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 सामान्य हिंदी से। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दुहिता, दोहित्र, तनया, सुता। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी दोहित्र है, वो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है दोस्त। ये है नाती का पर्यायवाची। इसको याद रखना, नाती जिसे दोहिता, ये नाती दोहिता यानी नाती का पर्यायवाची है, ना कि पुत्री का। ठीक है। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार या स्तुत। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए जो निंदा का पर्यायवाची है वो है दोस्त कुत्सा। इसको याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? उर्वर, कोंकण, उलझन, कोण। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी उलझन है वो दोस्त तत्सम शब्द नहीं है, ये है तद्भव शब्द। अगला है, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रुत का बोध होता है, स्त्रुत का बोध होता है उसका कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। अगर स्त्रुत का बोध होता है तो वो होता है लिंग स्त्रीलिंग। अगला है, अनुरूप में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी अव्ययीभाव। जो अनुरूप है इसमें उपसर्ग लगा है अनु प्लस रूप, जहां उपसर्ग लगा हो वहां होता है दोस्त अव्ययीभाव समास। इसको याद रखना। अगला है, नाविक का संधि विच्छेद है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी नाविक का संधि विच्छेद है नौ धन एक। ठीक है, नौ धन एक नाविक। अगला है, व्यवहार का संधि विच्छेद है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बी प्लस अब प्लस हार। तो व्यवहार का संधि विच्छेद होता है बी प्लस अब प्लस हार। इसको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि व्यवहार का संधि विच्छेद तो वी प्लस अब प्लस हार। अगला है, निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, या मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। तो इसमें शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध वाक्य वो है ऑप्शन ए, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। क्यों? जंक फूड से मोटापा बढ़ती नहीं, बढ़ता है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते नहीं, हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। ये मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। तो ये तीनों अशुद्ध हैं, शुद्ध है ऑप्शन ए। अगला है, किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त का अर्थ है। किताब का कीड़ा होना, बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी बहुत अधिक पढ़ने वाला वो होता है किताब का कीड़ा। अगला है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद। दोनों पद प्रधान होते हैं या कोई तीसरा पद प्रधान होता है? तो दोस्त राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दोनों पद प्रधान होते हैं। जो द्वंद्व समास है दोस्त उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसको याद रखना। और जो बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि, जो बहुव्रीहि समास है दोस्त उसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसको भी याद रखना है। तो दोनों पद प्रधान होते हैं वो है द्वंद्व समास, और कोई तीसरा पद प्रधान हो वो होता है बहुव्रीहि समास। और दोस्त जो पूर्व पद, पूर्व पद मतलब हो गया प्रथम पद यानी पहला पद। जहां पहला पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है दोस्त? वो होता है अव्ययीभाव समास। इसको भी याद रखना है, अव्ययीभाव समास। और जहां उत्तर पद प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष समास। इसको भी याद रखना है कि एग्जाम में ये कई बार सभी पूछे गए हैं। कहीं पूछ लिया गया है कि पूर्व पद कौन सा प्रधान होता है, मतलब किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है या किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो आपको याद रखना है कि पूर्व पद यानी पहला पद अव्ययीभाव समास में प्रधान होता है, उत्तर पद तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो कोई तीसरा पद प्रधान हो वो होता है बहुव्रीहि समास। इसको याद रखना। अगला है, प्रश्न नंबर 11, आदमी बनना मुहावरे का अर्थ है। किसी अन्य जीव का आदमी में प्रवृत्त हो जाना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, या कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप
बनना। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, अच्छा व्यवहार सीखना ही आदमी बनना है, इसको याद रखना। अगला है उथला शब्द का विलोम शब्द है गहरा, छिछला, समतल, उभार। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए जो उथला का विलोम है वो है गहरा, इसको याद रखना। और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उथला का विलोम है गहरा। अगला, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नेह, नग्न, क्षमा, नख। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए जो नेह शब्द है वो तत्सम नहीं है दोस्त, ये तद्भव है, बाकी ये सभी तत्सम हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है धरती, दीपावली, नेवला या नाच। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी दीपावली शब्द है वो तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है, इसको याद रखना। अगला है अवसर के अनुरूप बदलने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? यथास्थितवादी, आदर्शवादी, भाववादी या अवसरवादी। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी उसे कहते हैं अवसर के अनुरूप बदलने वाले को कहते हैं अवसरवादी। अगला है क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? क्रिया के अलावा विशेषण, विशेष्य, कारक, विकृत, अव्यय। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए विशेषण। दोस्त जो क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार जो शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं वो शब्द होते हैं विशेषण, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग के होते हैं? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना दोस्त कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग के होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए पुल्लिंग। जो वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला के जो अपवाद हैं उनको छोड़कर बाकी सभी वर्ड पुल्लिंग होते हैं, इसको आपको याद रखना है दोस्त, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको भी बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न, मैं का बहुवचन क्या होगा? हम, तुम, वे, सब। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हम। जो मैं का बहुवचन होता है वो होता है हम, इसको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। अगला है इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, इकारांत संज्ञा शब्द होते हैं उनको बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो इसका ये 4 विकल्प दिए हुए हैं दोस्त, इसका राइट विकल्प है ऑप्शन सी, ई। बड़ी ई को हस्सु करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं, जैसे लड़ाई, जैसे है लड़ाई, तो लड़ाई का बहुवचन बनाएं तो क्या हो जाएगा? लड़ाइयाँ, या लास्ट में यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा लड़ाइयाँ, ठीक है ना। पढ़ाई, पढ़ाई का हो जाए पढ़ाइयाँ। तो ऐसे ही जो शब्द होते हैं इकारांत शब्द, उनको बहुवचन बनाते समय जो ई होती है लास्ट में उसको यहाँ लगा देते हैं, जैसे लड़ाई, लड़ाइयाँ, कड़ाई, कड़ाइयाँ, ठीक है दोस्त, तो इसको याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 20, अलंकार है माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, उपमा, यमक। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसमें यमक अलंकार है दोस्त। अगला है भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? भूखे को भोजन दो, इसमें कौन सा कारक है? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए कर्म कारक है कि को का कारक चिन्ह होता है वो होता है कर्म, ठीक है दोस्त। कर्म का कारक चिन्ह को, करण से संप्रदान के लिए, और अपादान से अलग होना, से द्वारा या अलग होना। अगला है पत्ता पेड़ से गिरा, कौन सा कारक है? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी अपादान कारक, क्योंकि दोस्त अपादान कारक है से द्वारा या अलग होना, तो ये पेड़ से गिरा मतलब पेड़ से अलग हो गया है, तो यहाँ होगा अपादान कारक, ठीक है। कर्म का तो है को, करण से संप्रदान के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 23, इसमें दोस्त 4
विकल्प दिए गए हैं, इसमें देखना है कि इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। पहला है, वह कल अपने मित्र को मिलने उसके घर गया, कोई त्रुटि है या नहीं। तो आपको देखना है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यहाँ त्रुटि है। कहाँ है? मित्र को मिलने नहीं, मित्र से मिलने गया। ठीक है दोस्त, मित्र से मिलने गया। अगला, यद्यपि वह अस्वस्थ है परंतु कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है, कोई त्रुटि है या नहीं है। तो दोस्त इसमें त्रुटि है ऑप्शन बी, परंतु। यहाँ परंतु की जगह होगा किंतु। यद्यपि वह अस्वस्थ है किंतु कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है। अगला, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, कोई त्रुटि है या नहीं है दोस्त। तो त्रुटि है दोस्त, वो है ऑप्शन ए, वृक्षों पर। यहाँ वृक्षों नहीं होगा, यहाँ होगा दोस्त वृक्ष पर कोयल कूक रही है, यहाँ होगा वृक्ष। तो दोस्तों हिंदी के 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब प्रश्न नंबर 26 से शुरू होंगे गणित के प्रश्न, जो कि इसकी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप लेखपाल की गणित की वीडियो देख सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे दोस्त प्रश्न नंबर 26 से 50 गणित, 50 से प्रश्न नंबर 51 से सामान्य ज्ञान। ठीक है दोस्त, प्रश्न नंबर 51 से सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, या ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। जो राष्ट्रपति जी हैं वो दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी संबोधित करते हैं। इसको याद रखना, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है कानपुर, वाराणसी, मथुरा, आगरा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, आगरा। आगरा में प्रतिवर्ष दोस्त बटेश्वर मेला लगता है, इसको याद रखना। और आगरा में ही दोस्त सुलह कुल उत्सव, जो सुलह कुल उत्सव है वो भी आगरा में ही मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव, ये भी कई बार परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी दोस्त आगरा में ही मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव, इसको भी याद रखना है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो 4 विकल्प दिए हैं दोस्त। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 20.23%। इसको याद रखना है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसको याद रखना है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत 2011 की जनगणना अनुसार 20.23% है। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, कानपुर। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी? ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ये भी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम, या भोपाल की सिकंदर बेगम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अवध की बेगम हजरत महल। ठीक है दोस्त, इसको भी याद रखना, ये वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि? भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि 4 विकल्प दिए हैं दोस्त। पन बिजली के उत्पादन में उतार चढ़ाव रहा है, बिजली की मांग बढ़ती रही है जबकि उसका उत्पादन वितरण नहीं बढ़ा है, नई क्षमता शुरू करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया सका है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिजली की मांग बढ़ती रही जबकि उसका उत्पादन वितरण नहीं बढ़ा, इसलिए बिजली की कमी हो रही है कि मांग बढ़ रही है पर उसका उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। अगला है, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा, या श्याम कृष्ण वर्मा। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, गदर आंदोलन के जो नेता हैं या संस्थापक हैं वो हैं हरदयाल, लाला हरदयाल। ठीक है दोस्त, और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गदर आंदोलन का मुख्यालय कहाँ है?
तो इसको भी याद रखना है, वो है दोस्त सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। इसको भी याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इनका मुख्यालय है, गदर आंदोलन पार्टी का, गदर पार्टी का। ठीक है दोस्त, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश उत्तर से डैश तक है। 4 विकल्प दिए हैं दोस्त, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारत का अक्षीय विस्तार 8 अंश 4 डिग्री उत्तर से 37 अंश 6 डिग्री उत्तर तक है। ठीक है, अगला है संसद के बाद जीएसटी बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन था। ठीक, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी असम। दोस्त, जो संसद के बाद जीएसटी बिल पास करने वाला पहला राज्य है वो है असम। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, इसको भी याद रखना है। तो वो हुआ 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुई थी, इसको याद रखना है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और पहला राज्य वो है असम। ठीक है दोस्त, और विश्व में पहली बार जीएसटी लागू हुई थी, इसको भी याद रखना है। विश्व में पहली बार जीएसटी लागू हुई थी, वो हुई थी 1954 को फ्रांस में। इसको भी याद रखना, पहली बार फ्रांस में लागू हुई थी, वो भी हुई थी 1954 को। ठीक है, और 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुई थी, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। पाइका विद्रोह जिसे इतिहास की पुस्तकों में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जोड़ने की घोषणा की गई से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्त, यहाँ 4 कथन दिए गए हैं और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, चारों कथन सही हैं। ठीक है दोस्त, ये चारों कथन सही हैं, इसको याद रखना। ये चारों कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के इसको देख लेना दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित में कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती, माही, साबरमती, कोयना या ताप्ती। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो कोयना नदी है दोस्त वो खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती, ये मिलती है दोस्त बंगाल की खाड़ी में, इसको भी याद रखना है। ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ना कि खंबात की खाड़ी में, इसको याद रखना है। ठीक है दोस्त, अगला है भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिक्किम में। जो भूटिया जनजाति है दोस्त वो सिक्किम में पाई जाती है, इसको याद रखना। कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में कि भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, वो है सिक्किम में। ठीक है दोस्त, अगला है आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है। आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। महानदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन या कावेरी बेसिन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है दोस्त वो आंध्र प्रदेश का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादन होता है, इसको याद रखना। अगला है यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस, यूक्रेन। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, रूस। जो यूरोप का उच्चतम पर्वत है दोस्त, जो माउंट एल्ब्रस है वो है रूस में स्थित, इसको याद रखना। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद समता यानी कानून के सामने समता से संबंधित है। 14, 13, 17, 26 जिसे बोलते हैं कानून की समता। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। ठीक है दोस्त, इसको भी याद रखना, अनुच्छेद 14 है वो समता या कानून के सामने समता से संबंधित है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला है सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृत और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से संबंधित है या किसकी पूजा से मिलता है।
तो राइट ऑप्शन है, 4 विकल्प दिए हैं दोस्त, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पत्थर, पेड़ और पशु। ठीक है, जो सिंध घाटी की प्राचीन संस्कृत है वो हिंदू धर्म के बीच ऑर्गेनिक संबंध है, वो मिलते हैं पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से संबंधित मिलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। अगला है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उचित समतावादी। जो हड़प्पा के लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी दोस्त, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी भाषाओं में कौन सी भाषा मुगल शासन काल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलित थी? जो कौन सी विदेशी भाषा है वह मुगल शासन काल के भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलित थी? फ्रेंच, फारसी, पुर्तगाली या अरबी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, जो फारसी भाषा थी दोस्त वो विदेशी भाषा थी, लेकिन मुगल शासन काल में घर के भारत में भी लागू थी यानी प्रचलित थी, इसको याद रखना। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या राज्यों। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है दोस्त, जो संविधान के निम्नलिखित में एक भाग से उल्लेखित की गई थी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा के लिए, वो की गई थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार या उसके सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में कौन से विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? जो कौन है वो विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? खजुराहो, पटना महावीर मंदिर, हम्पी के ध्वंसावशेष या ताजमहल। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो पटना महावीर मंदिर है वो विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, इसको याद रखना। निम्नलिखित में क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान नहीं करता? जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान नहीं करता? भारी धातु, ओजोन, माइक्रोप्लास्टिक्स या कीटनाशक। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, जो ओजोन है दोस्त वो जलीय निकाय के प्रदूषण में योगदान नहीं करता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्त वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसको बोलते हैं दम घोटू गैस। इसको दम घोटू गैस भी बोलते हैं दोस्त, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी बोलते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसको आपको याद रखना है। अगला है, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा, द्वि रेखा छिद्र डबल स्लिट प्रयोग द्वारा, डेविसन और जर्मन प्रयोग द्वारा या कॉम्पैक्ट प्रभाव द्वारा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेविसन और जर्मन प्रयोग द्वारा। ठीक है दोस्त, जो इलेक्ट्रॉन तरंग है उनका प्रयोग पहली बार सिद्ध किया गया था डेविसन और जर्मन प्रयोग द्वारा, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चेचक जिसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है? रूबेला विषाणु, वेरियोला विषाणु, इबोला विषाणु या साइटोमेगालो विषाणु। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वेरियोला विषाणु। जो चेचक है वो होता है वेरियोला विषाणु के कारण, इसको याद रखना, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है, हंसिया कोष का रक्ताल्ता सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? तो दोस्त 4 विकल्प दिए हैं, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के असमान स्तरों के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के असमान स्तरों के कारण एनीमिया जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया मतलब हंसिया कोष का रक्ताल्ता, ये होता है हीमोग्लोबिन के असमान कारणों के कारण। तो ठीक 75 प्रश्न कंप्लीट हुए दोस्त। अब शुरू होंगे प्रश्न नंबर 76 से, ग्राम समाज एवं विकास। ग्राम्य समाज एवं विकास, निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्रामीणकरण से संबंध नहीं है? अंधविश्वास, स्वभाव,
पूर्वज पूजा में आस्था, स्थानीय अनुभवों का प्रभाव या नगरीय संस्कृति। तो ग्रामीण का मतलब गांव से संबंध नहीं है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। जो नगरीय संस्कृति है वो ग्रामीण से या गांव से संबंधित नहीं है, पर इन सभी का संबंध गांव से है। ठीक है, अगला है ग्रामीण समुदाय एक घड़े में शांत जल के समान है और नगरीय समुदाय केतली में उबलते पानी के समान। डैश स्थायित्व एक विशेष लक्षण है, गतिशीलता दूसरे का गुण है, या कथन किसका है? तो राइट ऑप्शन है, 4 विकल्प दिए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सोरोकिन एवं जिमरमैन का। दोस्त इस कथन को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कथन है कि ग्रामीण समुदाय एक घड़े में शांत जल के समान होता है और नगरीय समुदाय केतली में उबलते पानी के समान होता है। यह कथन है वो सोरोकिन एवं जिमरमैन का। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला है लोक संस्कृति में परिवर्तन हेतु प्रभावशाली कारक कौन सा है? समाचार पत्र, सिनेमा, टीवी, औद्योगिकरण। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, औद्योगिकीकरण। जो लोक संस्कृत है उसमें परिवर्तन का जो सबसे प्रभावशाली कारक रहा है वो है दोस्त औद्योगिकरण। अगला है ग्रामीण समाज के स्थायित्व का कारण इनमें से कौन सा है? ग्रामीण समाज के स्थायित्व का कारण एकल परिवार, जजमानी व्यवस्था, संयुक्त परिवार या कृषक समाज। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, संयुक्त परिवार। जो ग्रामीण समाज के स्थायित्व का प्रमुख कारक है वो है इसमें संयुक्त परिवार। अगला है ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय के रूप में निम्नलिखित में किसे अपनाया जाता है? गांव में मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन, कृषि वस्तुओं का निर्माण, उद्योग। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, कृषि है दोस्त, उसको मुख्य व्यवसाय माना जाता है। अगर कहीं की मिल जाए कृषि एवं पशुपालन तो ये दोनों सही हो जाएं, कृषि एवं पशुपालन। अगर अलग अलग दिया हो तो दोस्त हम करेंगे कृषि को सही विकल्प मानेंगे, कृषि। ठीक है, अगला है ग्रामीण नियोजित योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। ग्रामीण नियोजित योजनाओं का, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाति प्रथा समाप्त करना, ग्रामीण समाज के आर्थिक सामाजिक ढांचे में बदलाव लाना, ग्रामीण सामाजिक ढांचे में बदलाव। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। जो ग्रामीण नियोजित योजना है उसका उद्देश्य है ग्रामीण समाज के आर्थिक सामाजिक ढांचे को बदलाव में लाना। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला है उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? हिंदी संस्थान, हिंदुस्तानी एकेडमी, संस्कृत संस्थान या उर्दू एकेडमी। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, संस्कृत संस्थान। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार है वो संस्कृत संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। उत्तर प्रदेश अग्रणी है उत्पादक में, कौन से में? जौ, चावल, बाजरा, दाल। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, जौ। उत्तर प्रदेश में जौ उत्पादन में अग्रणी है। जौ के साथ साथ दोस्त गेहूं, गन्ना, आलू। ठीक है, गेहूं, गन्ना, आलू, जौ में उत्पादक में उत्तर प्रदेश आगे है, इसको याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 84, कन्हैया लाल माणिक्यलाल केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में, मेरठ में। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आगरा में। जो कन्हैया लाल माणिक्यलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है दोस्त वो आगरा में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला है ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्नता बताने के लिए सोरोकिन और जिमरमैन ने निम्नलिखित में किस मापदंडों को अपनाया था? दोस्त यहाँ 5 विकल्प दिए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3, 4, 5। जो विकल्प अपनाए थे वो विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता। ठीक है, ये 2 विकल्प नहीं अपनाए थे, तो इसको याद रखना है। सोरोकिन और जिमरमैन ने जो ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्नता बताई थी वो बताई थी विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता। ठीक है, ये 3 ही विकल्प सही हैं। अगला है भारतीय गांव में निम्नलिखित में किस प्रकार के नेता पाए जाते हैं? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेता लोग भाई। परंपरागत नेता, कार्यात्मक नेता, व्यवसायिक और समूह नेता, या ये सभी। तो राइट ऑप्शन है
ऑप्शन डी ये सभी नेता पाए जाते हैं। भाई भारतीय गांव में तो सभी नेता, ये सभी नेता पाए जाते हैं। भैया सब प्रकार के नेता होते हैं, क्या तुम भैया ये नेता हो वो नेता हो। अगला है प्रभु जात की अवधारणा मानसिक उपज है। हट्टन की, घुरिये की, एम एस श्रीनिवासन की या डी एन मजूमदार की। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास की। जो प्रभु जात की अवधारणा है दोस्त वो है एम एन श्रीनिवास की, इसको याद रखना। अगला है निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण समाज की लोक संस्कृति में परिवर्तन कर दिया। रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, सिनेमा या ये सभी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी। जो ग्रामीण समाज की लोक संस्कृति थी दोस्त अब वो परिवर्तन कर दी है इन सभी ने। मोबाइल है, रेडियो है, सिनेमा है, टेलीविजन। ठीक है। अगला है निम्न में कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, संयुक्त परिवार प्रथा, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, युवित सभी। दोस्त राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो ग्रामीण गांव की समुदाय हैं उनकी विशेषता हैं वो ये सभी विशेषता हैं। ठीक है दोस्त। अगला है चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में किससे है। चकबंदी का संबंध भूमि सुधार कार्यक्रम से, अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम से, ऊसर सुधार योजना से या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए भूमि सुधार कार्यक्रम से। जो चकबंदी का संबंध है दोस्त वो है भूमि सुधार कार्यक्रम से। अगला है भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है। मनरेगा, काम के बदले अनाज योजना, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या जवाहर रोजगार योजना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मनरेगा। दोस्त ये तो इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है कि इसको विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य माना है, वो माना है दोस्त मनरेगा को, इसको याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 92। योजना आयोग ने किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है। जिला, तहसील, विकासखंड, न्याय पंचायत। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी विकास खंड। दोस्त जो योजना आयोग है उसने विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई मानी है वो मानी है विकास खंड को, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। किसका नहीं है। गेहूं, आलू, गन्ना या फूल। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी जो फूल है उसका बड़ा उत्पादक नहीं है। गेहूं का है, आलू का है, गन्ने का है, जौ का है, पर फूल का नहीं है, इसको याद रखना। अगला है निम्न में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। उत्तर प्रदेश किसका उत्पादक नहीं है। आलू, चावल, गन्ना, गेहूं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी जो उत्तर प्रदेश है वो चावल का है, फूलों का भी उत्पादक नहीं है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है दोस्त, फूलों का नहीं है, और है आलू का उत्पादक है बड़ा, गन्ना का है, गेहूं का है, जौ का है। ठीक है, लेकिन चावल का और फूलों का उत्पादक नहीं है, इसको याद रखना उत्तर प्रदेश। अगला है किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है। किस भूमि पर। जमींदारी, महलवाड़ी व्यवस्था, रेतवाड़ी या काश्तकारी व्यवस्था। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जो महलवाड़ी व्यवस्था है दोस्त उस पर भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा की जा सकती है। वायु प्रदूषण की रोकथाम करके, जल प्रदूषण की रोकथाम करके, मृदा प्रदूषण की रोकथाम करके, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो गांव हैं उनके पर्यावरण की सुरक्षा है वो इन सभी को रोक के की जा सकती है। ठीक है। अगला है ग्रामीण पर्यावरण वायु प्रदूषण होता है। तो दोस्त 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों विकल्प सही हैं। घरेलू चूल्हों तथा धूम्रपान द्वारा उत्पादित धुएं से भी होता है, मोटर वाहन गाड़ियों के धुएं से भी होता है, उद्योग धंधे भट्टों की चिमनियों से निकलने वाले धुओं से भी होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी जो गांव में पर्यावरण का प्रदूषण है वो दोस्त ये वायु प्रदूषण इन सभी से होता है। अगला है प्रश्न नंबर 98।
भारत में ग्रामीण परंपराओं का अध्ययन करने वाले विदेशी समाजशास्त्रियों में कौन सा नाम सही है? तो दोस्त 4 विकल्प दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैकिम, मैरियट एवं रेडफील्ड। मैकिम, मैरियट एवं रेडफील्ड हैं वो विदेशी समाजशास्त्री हैं दोस्त, वो भारत में ग्रामीण परंपराओं का अध्ययन करने के लिए जाने जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है? ये दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, मनरेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या किसी का भी नहीं? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है दोस्त, उसका नया स्वरूप है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको याद रखना। तो दोस्त 100 प्रश्न कंप्लीट हुए, यहाँ इसमें 99 प्रश्न है दोस्त। 100वां प्रश्न अगले पेज में है, वो लिया नहीं है। तो दोस्त प्रश्न कंप्लीट हुए। आप लेखपाल की मैथ की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लेखपाल की मैथ की वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।